इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड के बारे में, और उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा था, वही ट्रू सॉलिड हमारा होता था। तो अगर पहले के सारे डाउट्स क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में पहले वाले लेक्चर्स के वीडियो लिंक्स मैं दे दिया हूँ, वहाँ से जाके चेकआउट कर लो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम फिर से पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है, इसका मतलब क्या है देख लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो क्या होते थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते थे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसको बोलते थे, जो एटम मॉलिक्यूल और आयन से मिलके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना होता था उसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते थे। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट क्या है, और इस बेस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बहुत सारे ऐसे नाम पढ़ने वाले हैं जो हमारे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देख लो यहाँ पे भी हेडिंग मैंने लिख रखी है। सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस हमारा आएगा, फिर यूनिट सेल, फिर उसके पैरामीटर्स आएंगे, और फिर उसके टाइप्स आएंगे यूनिट सेल के। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लो, अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमको क्या पता है कि जो भी हमारे अरेंजमेंट होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, वो क्या होंगे, बिल्कुल ही अरेंज ऑर्डर में होंगे। जैसे क्या, देख लो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे लेते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये एक एटम है या मॉलिक्यूल है या आयन है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इसके बाद एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमको यहाँ मिलता है, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमको यहाँ मिलता है, देख लो यहाँ मिलता है ऐसा। दूसरा हमको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है ऐसा। तो इस तरह से देखो हमारे 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अभी मिले। अगर हम इनका अरेंजमेंट पता करना है तो हम क्या कर देंगे कि इनको अकेले अकेले तो इनका अरेंजमेंट पता चलता नहीं है, तो सबको मिलाना पड़ेगा। तो एक हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं और सबको हम ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ही हमने ज्वाइन किया तो हमको पता चल गया कि ये एक अरेंज ऑर्डर में है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो ये हमारा अरेंजमेंट हुआ किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। ये ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं और दूसरी तरह से भी अरेंज हो सकते हैं। जैसे कैसे, देख लो उसको देखते हैं। जैसे ये इस तरह हुआ, एक हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह यहाँ पे मिला, दूसरा फिर यहाँ पे मिला, फिर तीसरा यहाँ पे मिला, फिर चौथा यहाँ पे मिला। तो फिर इसका अरेंजमेंट जानने के लिए हमको क्या करना होगा, इन सबको एक स्ट्रेट लाइन से हमको ज्वाइन कर देना होगा। और ये स्ट्रेट लाइन से हमने इन सबको ज्वाइन कर दिया तो इनका अरेंजमेंट हमको पता चल गया कि ये किस शेप के हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो इसको ध्यान से देखना होगा। ये देखो इसमें शेप हमको कुछ दिख रहा है, कुछ याद आ रहा है। ये कैसा शेप है हमारा, ट्रायंगल का शेप दिख रहा है। और ये कैसा शेप है बताओ तो, ये देखो स्क्वायर का शेप हमको दिख रहा है ऐसे। तो ये इसी तरह के शेप के नहीं मिलते, बहुत अलग अलग तरह के शेप के मिलते हैं। अब देखो इसमें एक चीज है कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये हमारा 2D डायग्राम है। 2D डायग्राम है मतलब बाहर से देख रहे हैं तो एटम्स हमको ऐसे दिख रहे हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये हमारा यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा है। इसमें अगर हम फिट करते हैं तो ये देखो एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये प्रिज्म है, ठीक है ना। तो एक पार्टिकल यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और तीनों को हमने ज्वाइंट किया तो ये हमारा बाहर से दिख रहा है। अब इसके ये तो अंदर वाला भी पोर्शन है, ये वाला भी पोर्शन, ये वाला, और ये तीनों मिलके ये तो अभी 2D फिगर है। अगर हम ये पार्टिकल को भी ड्रॉ कर लेंगे और इधर वाले को भी और सबको ज्वाइंट कर देंगे तो एक 3D बन जाएगा हमारा शेप। और सॉलिड तो 3D में होता है। तो देखो अगर इसको हम 3D में बनाना चाहें तो बहुत ईजी है, बना सकते हो। 3 ठो और ऐसे एटम यहाँ पे लेने हैं, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, और इसको फिर से इन सबको ज्वाइन किया, फिर से सभी इन सबको ज्वाइन किया, और इनको इससे इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा सही फिगर नहीं बन पा रहा, लेकिन ये देखो ये हमारा एक 3D फिगर हो गया। ये ऊपर वाला पोर्शन 3D फिगर का है। ये समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा ऐसे बिल्कुल एक 3D फिगर हो गया। 3D तो ये किस शेप का हुआ, ट्रायंगुलर शेप का हुआ। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से अगर इसको हम देखें, इस वाले को देखें, तो इस वाले के बाद भी अगर हम चलते हैं तो एक और तरह का हमको मिलता है मॉलिक्यूल, फिर इसके बाद भी एक ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है। तो ये फिर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो फिर एक स्क्वायर मिल जाता है। अरेंज ऐसे ही है, अरेंजमेंट हमारा सिमिलर होता है सबका। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं सेम ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अगर नीचे चलते हैं, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर था, तो नीचे चलते हैं तो 1 सेंटीमीटर बाद फिर एक पार्टिकल हमारा मिल गया, फिर इधर भी नीचे चलेंगे तो फिर एक पार्टिकल मिल गया, फिर इधर भी चलेंगे तो फिर एक पार्टिकल मिल गया। इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या मिल गया,
ये हमारा पूरी तरह से एक सॉलिड मिल रहा है, सॉलिड में अरेंजमेंट मिल रहा है। समझ में आ रही बात। इसको भी हम चाहें तो 3D बना सकते हैं। 3D कैसे बना देंगे, तो फिर से इसमें ड्रॉ कर देना होगा हमको अलग अलग तरह से। समझ में आ रही है बात। तो ये देखो, ये मैं अभी 2D स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे अगर मैं 3D बनाने लगूँ तो उतना क्लियर नहीं आएगा। समझ में आ रही बात। तो सोच लेना कि ये 3D है, ये भी 3D, ये भी 3D और ये भी 3D है, एक स्क्वायर टाइप ऐसा। तो अब ध्यान दो कि अगर इस स्क्वायर को चारों तरफ से ऐसे ऐसे स्क्वायर हमको दिख रहा है तो वो हमारा क्यूब है पूरी तरह से। तो ये जो हमारा बन रहा है अरेंजमेंट, हम किससे दिखा रहे हैं, ज्योमेट्री से दिखा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इसमें हम दिखा रहे हैं किसका, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर का, कि उसके अंदर पार्टिकल कैसे अरेंज है। समझ में आ रही बात। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे हम देखो, ये जो एटम्स हैं या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के, उसको एक पॉइंट की तरह ले रहे हैं हम, और पॉइंट की तरह लेके उससे एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। और सारे जो यहाँ पे हमको जितने भी उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे रहे हैं और शेप का पता कर ले रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो ये जो टर्म हमारा नया आया, क्रिस्टलाइन सॉलिड तो हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम सारी चीजें मेजर करके पढ़े। जैसे इसमें ट्रायंगुलर दिखा था, इसमें हमारा स्क्वायर शेप का दिखा। तो ध्यान दो, ये जो हमारा टर्म आया अभी नया, इस तरह से जब हम पढ़ते हैं इसको, तो इसी को बोलते हैं, इसका नाम है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं बची। क्रिस्टल लैटिस का एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी खुद ही। तो देखो, इसमें जो अरेंजमेंट हमारा हुआ है वो कैसा है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे दी जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ, किसका अरेंजमेंट हुआ है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ, किसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एज अ पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम कैसा ले रहे थे, एज अ पॉइंट। और वो पॉइंट कहाँ होते थे, इन स्पेस। कहीं भी होंगे तो स्पेस में ही ना होंगे। इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस का हमारा डेफिनेशन हो गया पूरा। समझ में आ रही है बात। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगे क्रिस्टल लैटिस के, डेफिनेशन तो समझ में आ रही है बात कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट लेना है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उनको पॉइंट के रूप में लेना है और उनसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एक शेप हमको ड्रॉ कर देना है। तो ये जो हमारा अभी मेजर सारी चीजें हो गई क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, ये क्रिस्टल लैटिस बनाता है। समझ में आ रही बात। अब चलो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में छोटे छोटे पॉइंट में लिखवाता हूं, तुम नोट कर लेना इसको अच्छे से। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले क्या आ जाता है, इसमें हम ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनको कैसा भी ले रहे हैं हम, पॉइंट जैसा। दूसरा इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और वो भी कैसी लाइन जो स्ट्रेट हो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और ये जो शेप हमारा मिल रहा है, सभी को लाइन से ज्वाइन कर देने के बाद उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। एक और वर्ड है जो हम पॉइंट ले रहे थे ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को पॉइंट के फॉर्म में ले रहे थे, तो इसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस का साइड। ये तो यही सारे क्वेश्चन हमारे क्रिस्टल लैटिस से पूछ सकते हो। उसका डेफिनेशन पूछ सकता है कि वो क्या होता है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो 2-3 तुमको याद हो गए, इसको नोट कर लेना। अब ध्यान दो, यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब देखो, एक क्रिस्टल लैटिस मैंने ड्रॉ कर दिया, इधर जा रहे हो इसमें, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ, तुम लोगों ने लिख लिया होगा। तो देखो, इसको मैंने अगर रब कर दिया और अगर इसको मैं और ड्रॉ करूँ, ये देखो मैं अभी 2D मॉडल बनाया हूँ। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये 2D मॉडल है किसी भी डायग्राम का, ठीक है ना। तो देखो, इसको अभी 3D बना के दिखाऊंगा, लेकिन इसका पूरा 3D बनाने जाऊंगा तो फिर मेरे को बहुत सारे मॉलिक्यूल लेने होंगे और सबको ज्वाइन करेंगे तो फिगर जो है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं आएगा। तो इस वजह से देखो, इसमें
ये अगर हम और इधर जाए तो फिर 1 सेंटीमीटर पे फिर एक क्रिस्टल, फिर एक पार्टिकल मिल जाएगा, फिर इस तरह पार्टिकल मिल जाएगा, फिर सबको ज्वाइन करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ये तो पूरा हमारा क्रिस्टल लैटिस बोला जाएगा, जो भी सॉलिड के अंदर जितने भी ऐसे शेप्स आ जाएंगे सभी को मिला के हम क्रिस्टल लैटिस नाम दे देंगे। ये हमने अभी पढ़ा। अब ध्यान दो, इसमें एक चीज हमको दिख रही है कि ये शेप और ये शेप, या ये शेप, या ये सभी क्या है, सेम है, एक जैसे हैं। मतलब इसको रिपीट करने पे ये मिलता है, इसको रिपीट करने पे ये मिलता है, इसको रिपीट करने पे ये मिलता है, इसको रिपीट करने पे ऐसे। तो सभी एक ही जैसे हैं और बार बार रिपीट करके और एक क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म करते हैं। और एक एग्जांपल से समझो, जैसे ब्रिक होता है, ईंट होती है, ईंट, तो एक ईंट लगा दिया, फिर उसके बाद आगे जाओगे दीवार में तो क्या मिलेगा, दूसरी, फिर तीसरी, फिर नीचे एक, फिर ऐसे। ये हमारी ईंट हमारी मिलती जाएगी और ये पूरी ईंट मिलके क्या बनाती है, वॉल बनाती है, दीवार बनाती है। तो इसी तरह से ये जो है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये जो छोटा वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा, ध्यान दो, ये हमारा ईंट है, ब्रिक, समझ में आ रही बात। और बहुत सारी ईंट मिलके ये हमारा क्रिस्टल लैटिस मिलता है और ये हमारा वॉल हो जाता है, समझ में आ रही बात। तो देखो ये ब्रिक है, ये जो ब्रिक है इसका नाम हम इसमें दे देंगे, इसका नाम यहाँ पे दे रहे हैं, इसको रब करके, ये रब नहीं करते, इसको रहने देते हैं कि फिर से याद रहेगा। इसका नाम दे देते हैं हम यूनिट सेल। समझ में आ रही है बात। तो ध्यान दो कि यहाँ पे ये ब्रिक जो हमारा है इसका नाम हमने यूनिट सेल दे दिया। अब यूनिट सेल को बार बार हम रिपीट करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, ये पूरा क्रिस्टल लैटिस मिलने वाला है। यूनिट सेल को हम बार बार रिपीट करेंगे तो यूनिट सेल का डेफिनेशन अभी हम चेकआउट कर लेते हैं कि यूनिट सेल का डेफिनेशन हमारा क्या होता है। तो यूनिट सेल अभी हम देख रहे हैं क्या, कि देखो द ज्योमेट्रिकल शेप, इसको रब करके और देखो लिखते हैं इसको, द ज्योमेट्रिकल शेप या इसको ऐसे लिखते हैं, द स्मॉलेस्ट geometrical shape, the smallest geometrical shape by the repetition of which crystal lattice is formed is called यूनिट सेल। ध्यान से समझो कि अभी हमने ये क्या बनाया था, क्रिस्टल लैटिस बनाया था, यहाँ पे दिख रहा था ये क्रिस्टल लैटिस हमारा फॉर्म हुआ था, ठीक। इसमें हमारा क्या था, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पे इसको रिपीट करने पे ये मिलता है, फिर इसको अगर नीचे रिपीट करेंगे तो भी ऐसा मिलेगा, फिर ऊपर रिपीट करेंगे तो भी ऐसा। तो ये जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है, इस छोटे से शेप को ही यूनिट सेल बोलते हैं, जिसको हम रिपीट करेंगे बार बार तो हमारा क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। तो ये हमारा यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यूनिट सेल या क्रिस्टल लैटिस सारा मैं बना तो रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बना रहा हूँ 2D स्ट्रक्चर, लेकिन ये 3D में होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो चलो यूनिट सेल का हम 2D स्ट्रक्चर देखते हैं, 3D स्ट्रक्चर देखते हैं कि यूनिट सेल कैसा होगा 3D में। ये तो हमारा क्रिस्टल लैटिस है, 2D में भी बनाया है। तो देखो अगर 3D में बनाते हैं तो हमको एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, सबको कर दिया ज्वाइन, तो ये हमारा बन गया 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको 3D में कन्वर्ट करना तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, हम बहुत सारा फिगर ऐसा ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इन सब को भी हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ऐसा। ये हमारा ज्वाइन हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको इधर कर लेते हैं, तो ये देखो ये हमारा ऐसे ज्वाइन हो गया ये। तो देखो सारे ये हमारे पार्टिकल्स हैं
और इसको अगर मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये जो अब पूरा स्ट्रक्चर हमारा बना है, ध्यान से देखो, ये 3D है और ये हमारा यूनिट सेल है और ईंट जैसा है, बार बार इस ईंट को लगाते जाओ तो हमारा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा यूनिट सेल है, इसका 3D स्ट्रक्चर यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हैं कि वो रेपिटेशन शेप छोटा सा जिसको बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। तो चलो यहाँ तक तो क्लियर है, हमारा यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस हमारा हो गया। अब देखो, अब हमारा क्या बचा, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। अब देखो, जो ये हमारे यूनिट सेल्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। कैसे शेप अलग हो सकता है, तो देख लो, अगर ये देखो, इसमें क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, रेक्टेंगल है, लेकिन अगर सभी साइड्स इसकी इक्वल होती तो क्या बन जाता है, स्क्वायर शेप्ड होता। इसी तरह से अगर इसका 3D मॉडल बनाया जाता, 3D मॉडल, तो क्यूब हो जाता। तो ये देखो, जो यूनिट सेल का शेप है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, 3 चीजों पे। सबसे पहले उनके साइड, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड की लेंथ पे। बात समझ में आ रही है? कौन कौन सी साइड, 3 साइड्स होते हैं ना किसी भी सॉलिड में, ठीक है ना। जैसे क्यूब में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और क्यूबॉइड में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते। क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बेस पे ये अलग अलग होंगे, अलग अलग शेप के। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबका सेम होगा तो क्या होंगे, एक अलग शेप हो जाएगा। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होगी तो एक अलग शेप हो जाएगा। और क्या हो सकता है, लेंथ और ब्रेथ सेम हो, हाइट अलग हो तो भी अलग शेप हो जाएगा। अगर हाइट और ब्रेथ सेम हो, लेंथ अलग हो तो भी अलग शेप हो जाएगा। तो ये सब अलग अलग तरह के शेप होंगे। तो एक चीज अभी हमने देखी कि साइड के बेस पे, साइड की लेंथ क्या है, इसके बेस पे इसके शेप अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा क्या भी हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है कि साइड के बीच एंगल कितना है, साइड के बीच एंगल कितना है। अब देख लो, अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको रब कर देते हैं, यूनिट सेल तो अब हमने समझ लिया है। तो यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, तो अभी हमने क्या देखा, अभी ये देखा था कि ये देखो, एक तरह का ये हमारा यूनिट सेल है, ऐसे ये हमारा यूनिट सेल है, ठीक है। हाँ, अब ये हमारा जो यूनिट सेल है ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है ऐसा, ठीक। अगर इसके सारे साइड्स को सेम कर दिया जाए, ऐसे और ऐसे, तो ये स्क्वायर बन गया, अब इसी को ध्यान दो कि अगर ये तो साइड के बेस पे हमने इसका चेंज किया था, 2D मॉडल है, ये साइड के बेस पे चेंज कर रहे हैं। अब ध्यान दो कि अगर हमने क्या कर दिया कि ये दोनों साइड्स हैं, इनके बीच का एंगल कितना होता है स्क्वायर में, कितना होता है, 90 होता है। अगर इसके बीच के एंगल को हमने चेंज कर दिया, मान लो 90 से कम कर दिया, तो ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे और ऐसे। ये जो हमारे इसके बीच का एंगल है, थोड़ा सा इसको और इधर ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा इधर, तो ये जो हमारे इसके बीच का एंगल है वो हमारा कितना हो गया, 90 से कम हो गया। पहले कितना था, 90 था, अब थोड़ा सा इसको हमने दबा दिया तो ये 90 से कम हो गया, तो शेप बदल गई ना, शेप बदल गई, काइट के शेप का हो गया। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से अगर इनके बीच ये, अगर इसका साइड का लेंथ, अगर इनके साइड्स के लेंथ को अलग अलग कर देते हैं तो भी शेप बदल जाती है यूनिट सेल की। अगर इसके बीच के एंगल को भी बदल देते हैं तो भी यूनिट सेल की शेप बदल जाती है। तो यूनिट सेल 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, साइड्स पे, साइड के लेंथ पे डिपेंड करता है। यूनिट सेल का जो शेप होता है वो साइड के लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा, साइड्स के बीच में एंगल कितना होता है उस पर डिपेंड करता है। अभी हमने देखा ये एंगल लेंथ और हाइट के बीच में भी चेंज करोगे तो भी शेप चेंज होगा, लेंथ ब्रेथ के बीच में भी एंगल चेंज करोगे तो भी चेंज होगा। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे सारी चीजें कि यूनिट सेल भी कई तरह के हो सकते हैं। यूनिट सेल के बारे में हमने जाना, यूनिट सेल कई तरह के क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इनका लेंथ और ये जो साइड होता है, साइड का जो बीच का एंगल होता है या साइड की लेंथ होती है, ये अलग अलग हो सकती है। तो इस बेस पे भी यूनिट सेल को हम क्लासिफाई करेंगे। और ये जो साइड और लेंथ, साइड के लेंथ है और साइड का एंगल है, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ये हमारा पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो ध्यान दो
पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि पैरामीटर्स मतलब क्या, जिससे हम यूनिट सेल के शेप को मेजर करते हैं, जो यूनिट सेल के शेप में अपने रोल को प्ले करते हैं, अपने रोल को प्ले करते हैं। तो पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल हम लिख लेते हैं, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल आर the sides and angles between the sides of unit cell। समझ में आ रही है बात कि एंगल्स और साइड के बीच के, साइड के लेंथ और साइड का एंगल, इसको पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं। तो ये रही हमारी पैरामीटर्स यूनिट सेल के, कि किससे हम मेजर करते हैं यूनिट सेल को, किसके बेस पे यूनिट सेल क्लासिफाई होते हैं। अब रही बात हमारी कि ये जो यूनिट सेल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और ये लेंथ ब्रेथ और उसकी जो हाइट है या फिर उनके बीच का एंगल है, इनको अगर अलग अलग हम कर दे तो कितने तरह के हो सकते हैं यूनिट सेल। तो अभी हमारे सिलेबस में यूनिट सेल 7 टाइप्स के दिए गए हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे कि 7 टाइप्स के यूनिट सेल कौन कौन से होते हैं, और उनको याद करने की ट्रिक भी देखेंगे।